दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार थर्ड टाइम महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना मोदी जी के चाणक्य के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मिस्टर शाह। और क्या यह बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के लिए एक नए चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं, भाजपा के क्षितिज पर, भाजपा के आसमान पर? और क्या यह बात सही है कि मिस्टर फडणवीस जो नागपुर दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राजनीति के अंदर एक तरह से भूचाल आ चुका है। अब खबरें इस तरह की सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी छीनने जा रही है। यानी कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी का कद जो है अब वो छोटा होता हुआ नजर आ रहा है और मोदी जी को उनकी कुर्सी से हटाने की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मोदी जी की जगह पर कौन बैठेगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार थर्ड टाइम महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना मोदी जी के चाणक्य के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मिस्टर शाह। और क्या यह बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के लिए एक नए चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं, भाजपा के क्षितिज पर, भाजपा के आसमान पर? और क्या यह बात सही है कि मिस्टर फडणवीस जो नागपुर के हैं, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, क्या फडणवीस को आरएसएस चीफ मोहन भागवत का खुला समर्थन है? और क्या यह बात सही है कि आरएसएस 2029 के लिए 2029 उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती, यानी मोदी जी की कुर्सी, एक ऐसा नेता बीजेपी का जिसको आरएसएस चाहती है कि ये रिप्लेस करे मोदी को? ऐसा है क्या? मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, ये जब उनकी शपथ ग्रहण हुई है सीएम के तौर पर, कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2029 में आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदलती है, यानी 2029 में अगर मोदी जी को रिटायर करने की बात आती है, तो जो तीन दावेदार बीजेपी के उस वक्त होंगे आज की प्रोजेक्शन के हिसाब से। अमित शाह जाहिर तौर पर, क्योंकि बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे और आज की तारीख में सरकार और संगठन दोनों चला रहे हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह। गुजरात लॉबी के आप कह सकते हैं मोदी जी के बाद सबसे मजबूत पिलर अमित शाह। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर योगी आदित्यनाथ, भगवा आप कह सकते हैं बाबा वाली एक शख्सियत है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इन तीनों में से जो प्रोजेक्शन हैं उसमें आरएसएस आपको लगता है फडणवीस के साथ क्यों जाएगा? बड़ा सवाल है। मैं बड़ी खबर पर तो आऊँगा, लेकिन ज़रा एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। समझिए कि किस तरह से अब मोदी जी की कुर्सी छीनने जा रही है। दोस्तों, ये तस्वीरें क्लियर करेंगे क्यों अमित शाह के लिए एक दुखती रग है, एक चैलेंजर है। कंपैरिजन देखिए, फडणवीस जो हैं 54 साल की उम्र है और अमित शाह 60 इयर्स के हैं। आज से 5 साल बाद आप कह सकते हैं अमित शाह 65 साल के होंगे, फडणवीस जो हैं वो 59 इयर्स के होंगे। एलएलबी है जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अगर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो अमित शाह अगर बीएससी हैं, बैचलर ऑफ साइंस हैं, तो एलएलबी कर रखी है। फडणवीस ने एमबीए कर रखा है बर्लिन से। उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का विदेश के एक डिप्लोमा भी है। पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी फर्राटेदार बोलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश के बाद, फिनेंशियल कैपिटल भी। एमएलए तो कई बार रहे हैं फडणवीस। अगर आप अमित शाह को देखें तो अमित शाह आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद वो नेशनल रेकनिंग में, उससे पहले वो राज्य मंत्री थे गुजरात में। बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और ऑब्वियसली आज की तारीख में वो मोदी के बाद नंबर 2 हैं, होम मिनिस्टर। नंबर 2 है मोदी जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह का ही है। तो देवेंद्र फडणवीस किसी भी विवाद में नहीं फंसे, कोई क्रिमिनल केस, कोई इस तरह का उन पर आरोप नहीं है। अगर आप अमित शाह को देखते हैं तो बहुत से कई आपराधिक मामले भी हैं, जेल भी गए, तड़ी पार भी हुए और कई आरोप भी हैं उनके ऊपर, हैं कई विवादों में वो फंसे। तो अगर आप फडणवीस को देखेंगे तो कोई भी विवाद नहीं है, एक चेहरा उनका आप सौम्य कह सकते हैं। अमित शाह
को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। और सबसे बड़ी बात आरएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि आगे की जो बागडोर है बीजेपी की, वो फिर से गुजरात लॉबी को दिया जाए। गुजरात लॉबी वर्सेस आरएसएस, ये एक इशू है। ये गुजरात लॉबी का ठप्पा, फडणवीस को नहीं। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक ऑब्वियस चॉइस है देवेंद्र फडणवीस, फिर नागपुर का कनेक्शन भी है उसमें। अब दोस्तों, बीजेपी के भीतर ये जो सत्ता संघर्ष है, मोदी के बाद कौन, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ, या फिर योगी आदित्यनाथ, ये तीन चेहरे हैं, नितिन गडकरी भी हैं। अगर जहाँ तक प्रोजेक्शंस की बात है, इस पर मैं आऊँगा। आज एक्सपर्ट्स से मैं सवाल पूछूंगा और इस सवाल की तह में जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आगे इस वीडियो में। लेकिन एक और सवाल है, और वो सवाल भी बहुत ज़रूरी है। और वो सवाल ये है कि ये जो साहब हैं एकनाथ शिंदे, इन्हें इतनी एलर्जी क्यों है देवेंद्र फडणवीस से? बात बात पे फडणवीस नाराज हैं, बीच में बातचीत भी बंद कर दी थी। और हालत ये था कि कुंभ भवन में जाके बैठ गए थे जैसे ही फडणवीस का ऐलान हुआ कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। गांव चले गए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी से बात नहीं करी, किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। और बाद में अमित शाह को मनाना पड़ा और अमित शाह की ही बात मानी, वरना शपथ भी नहीं ले रहे थे डिप्टी सीएम की। और सबसे बड़ी बात, जो बात गलत है एक तरीके से, कि जब देवेंद्र फडणवीस ने आज कैबिनेट ली, पहली कैबिनेट ली, और वो प्रेस से मुखातिब हुए, तो शिंदे साहब नदारत थे। मजबूरी में अजीत पवार को भी हटना पड़ा। अकेले ही फडणवीस ने कैमरे का सामना किया, जबकि इससे पहले जो रीत हम देख रहे थे, अगर शिंदे चीफ मिनिस्टर थे तो बगल में फडणवीस और अजीत पवार हमेशा बैठे। अजीत पवार तो शिंदे दोनों बैठे रहते थे संग में। नाराजगी है, शिंदे क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि मैं गृह मंत्रालय ले लूं देवेंद्र फडणवीस से, सारी पुलिस मेरे अंडर में हो, क्राइम ब्रांच मेरे अंडर में हो, एंटी करप्शन ब्रांच मेरे अंडर में हो, सारा खुफिया तंत्र मेरे अंडर में हो, और मैं ये सारी जानकारियां ऊपर तक देता रहूं, दिल्ली तक जिसको देना है? क्या फडणवीस और शिंदे की जो आप कह सकते हैं तकरार है, इसके पीछे ये साहब तो नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, शिंदे को क्यों आगे किया जा रहा है, और शिंदे इस सरकार में एक कमज़ोर कड़ी क्यों बन रहे हैं, किसकी शैपा बन रहे हैं? अब दोस्तों, मोदी जी की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए इतने बड़े चैलेंजर मुझे देवेंद्र फडणवीस नहीं लगते हैं। और कहीं ना कहीं फडणवीस की जो ताजपोशी थी उसमें मिस्टर मोदी और मिस्टर भागवत, इनकी सहमति थी, खुली सहमति थी। मोदी के सवाल पर ये दोनों चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में, खासकर शपथ समारोह के बाद, वो ये है कि क्या फडणवीस की शपथ के बाद बीजेपी में जो सत्ता संघर्ष है, जो घमासान है, वो और तेज हो गई है? बिग क्वेश्चन है। इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दो एक्सपर्ट हैं। आज मैंने नागपुर से, जहां आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, और जहां गढ़ है, घर है देवेंद्र फडणवीस का, और जहां मोहन भागवत और फडणवीस की दोस्ती जहां से शुरू होती है, जिस शहर से, उस शहर से मैंने इंडियन एक्सप्रेस में रहे बहुत ही स्थापित पत्रकार विवेक देशपांडे साहब, आरएसएस को भी जानते हैं और फडणवीस को भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे को भी जानते हैं, और खुलकर बात करते हैं। विवेक देशपांडे जी को मैंने आज बुलाया है कि एक सही एनालिसिस मिले, आपको भी एक एक्यूरेट एनालिसिस पता लगे कि भाई पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है। तो वो साथ में होंगे, विवेक देशपांडे, और उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे। उनसे भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि सत्ता संघर्ष बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक्सपर्ट के पास चलते हैं। मेरा पहला सवाल नागपुर से, जो विवेक देशपांडे कई दिन के बाद जुड़े, उनसे। देशपांडे जी, अगर मैं एक खुलकर सवाल करूं, और खुलकर ही बात होनी चाहिए आज के दौर में, क्या देवेंद्र साफ क्लियर कट बात होनी चाहिए? शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार हैं, शिंदे हैं, थोड़ा नाराज हैं, ये सब सवाल तो बड़े आम से सवाल हैं। मैं आपसे जरा खास सवाल पूछना चाहता हूं। क्या देवेंद्र फडणवीस जिस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक बार डिप्टी सीएम, लगातार 2014 से उनका कद बढ़ता जा रहा है, और आज एक जिस मंच पर वो खड़े हैं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस एक चैलेंजर हैं अमित शाह के लिए? स्ट्रेट क्वेश्चन। जी बिल्कुल। दीपक जी, मैंने इस बात को मेरे एक आर्टिकल में पिछले बार लिखा था, मनी कंट्रोल में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और उसमें मैंने ये लिखा था कि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस
2029 के लिए अभी तैयार कर रही है। जिस तरह से गडकरी को 2009 में बीजेपी ने आरएसएस ने बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पे प्रोजेक्ट किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर अभी देवेंद्र फडणवीस को वो 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए वो तैयार कर रहे हैं। इसकी बातें जब मैं नागपुर में लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो आरएसएस के लोग ऑलरेडी इस तरह की, नागपुर के आरएसएस के लोग ऑलरेडी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस 2029 के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब ये जो बात है, इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर क्या घमासान होता है ये देखना होगा, लेकिन हमको ऑलरेडी इसकी एक थोड़ा सा एक जानकारी मिल गई है इस दृष्टि से कि जब 2019 के बाद 2022 में महायुति की सरकार बनाने की बात आई, जब एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लिया गया, शिवसेना को तोड़कर उनको अपने साथ जोड़ा गया, उस समय कोई जरूरत नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से जो एक आरएसएस का ऑपरेशन चल रहा है कि 2029 में देवेंद्र फडणवीस को इस तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि मोदी जी के पास जो है मोदी जी की कुर्सी पर उनको बिठाला जाएगा, यानी कि मोदी जी को पीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारियां यहां पर साफ तौर पर शुरू हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये मोदी जी के लिए एक बुरी खबर है। इस तरह से लोग ये समझ रहे थे कि बीजेपी खुद चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए, लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि आरएसएस की मंशा इसके अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि आरएसएस ने ही देवेंद्र फडणवीस को वहां का सीएम बनने पर जो है सीधे तौर पर जोर डाला। लेकिन इस वक्त मोदी जी के लिए बुरी खबर है। अमित शाह जी भी शायद खुश नहीं है, जिस तरह से दीपक शर्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सीएम के पद पर उनको बिठाला गया है। अब देखना यह है कि वाकई में इस तरह की जो बात कही जा रही है कि मोदी जी की कुर्सी छिन जाएगी। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।